गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। सॉरी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। 2 मिनट ऊपर हो गए गुड आफ्टरनून में। और बड़े दिनों के बाद हमारा कैपिटल गेन के रिवीजन का नंबर लगा है। 5 लेक्चर्स के हो चुके हैं, ये 6ठा लेक्चर है हमारा। हम इसमें 2 लेक्चर्स क्वेश्चन आंसर्स के कर चुके हैं, जिसमें हमने टॉपिक्स खत्म होने के बाद के जो मेजर क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आने लायक होते हैं वो स्टार्ट किए थे। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 26, पेज नंबर 449, पेज नंबर 449, illustration number 26. From the following information of Ravi, compute the amount of taxable capital gain for the investment year 21-22. क्या क्या बेचा उसने? रेजिडेंशियल हाउस, लिस्टेड डिबेंचर्स, नॉन लिस्टेड शेयर्स और लिस्टेड शेयर्स। लिस्टेड डिबेंचर्स के आगे ऊपर आपने लिख रखा होगा, अगर मुझसे पढ़ रखा है पहले तो, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स का इंडेक्सेशन नहीं होता, तो वहाँ पे लिख दो नो इंडेक्सेशन अगर नहीं लिख रखा है तो। डेट ऑफ सेल दे रखी है, डेट ऑफ एक्विजिशन दे रखी है, ताकि आप जज कर सको लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस लॉन्ग टर्म है, डिबेंचर लॉन्ग टर्म है और नॉन लिस्टेड शेयर्स ये भी लॉन्ग टर्म हो गए। आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के रूल्स याद दिला दूँ तो 5 चीज़ें 1 साल में लॉन्ग टर्म होती है, 2 चीज़ें 2 साल में लॉन्ग टर्म होती है, बाकी बची कुची सारी चीज़ें 3 साल में लॉन्ग टर्म होती है। 5 चीज़ें जो 1 साल में होती है, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज़, ज़ीरो कूपन बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, यूटीआई की यूनिट्स। वापस बोलूं, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज़, ज़ीरो कूपन बॉन्ड, यूटीआई की यूनिट्स। ज़ीरो कूपन बॉन्ड डीप डिस्काउंट तो एक ही होता है, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स 1023D वाले, ठीक है। या कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ मैं? यही होती है, यही 5 चीज़ें होती है जो आपके 1 साल में लॉन्ग टर्म होती है। 2 साल में लॉन्ग टर्म होने वाली अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग। तो देखो इसमें ये नॉन लिस्टेड शेयर्स जो है ये 2 साल में लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। इन्होंने ख़रीदा था नवंबर 15 में, तो नवंबर 18 में ख़रीदा था। नवंबर 18 से 1 साल कंप्लीट होगा नवंबर 19 और नवंबर 20। नवंबर के बाद दिसंबर में बेचा इसने, 2 साल इसके हो गए। बेटा जो लोग वीडियो देख रहे हैं खाली वीडियो ऐसे सोते सोते देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, किताब साथ में लेके बैठना पड़ेगा आपको तो ही समझ में आएगा, ठीक है। लिस्टेड शेयर्स ये 1 साल में होते हैं, तो नवंबर 19 तो नवंबर 20 और इन्होंने जनवरी 21 में भेजा है, तो ये भी क्या है लॉन्ग टर्म। मतलब देखा जाए तो चारों के चारों चीज़ें क्या है लॉन्ग टर्म है। सेल कंसिडरेशन दे रखा है आपको, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखा है। तो रेजिडेंशियल हाउस में इंडेक्सेशन हो जाएगा, नॉन लिस्टेड शेयर्स में इंडेक्सेशन हो जाएगा। लिस्टेड शेयर्स में अगर शेयर बाज़ार के थ्रू बेचे हैं तो इंडेक्सेशन नहीं होगा, शेयर बाज़ार के थ्रू नहीं बेचे हैं तो इंडेक्सेशन हो जाएगा। अब ये शेयर बाज़ार और शेयर बाज़ार के बिना वाली कहानी भी मैं थोड़ी देर में सुना देता हूँ। पहले सिंपल वाला पार्ट अपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ऑन May 25-21 मिस्टर रवि एक्वायर्ड बॉन्ड्स ऑफ ₹60 लाख इशूड बाय द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। सेक्शन 54EC लिख दो वहाँ पे अगर नहीं लिख रखा है तो आपने, और मैक्सिमम लिमिट 50 लाख ये भी लिख दो अगर नहीं लिख रखा है तो, मैंने ये पहले लिखवा रखा है। 54EC में उसने भले ही 60 लाख के बॉन्ड खरीदे हो, मैक्सिमम कितना मिलता है 50 लाख का। और 54EC का एग्जेम्पशन क्या बोलता है कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेच के RECL और NHAI के बॉन्ड खरीदे हो 5 साल बाद रिडीम होने वाले। आपने 4 एसेट बेचे हैं, 4 एसेट में से एक लिस्टेड डिबेंचर है, एक नॉन लिस्टेड शेयर्स है और एक लिस्टेड शेयर्स है। 3 तो यूं ही हो गए, एक ही बचा आपका रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के RECL के बॉन्ड खरीदे हैं, आपको डिडक्शन मिल जाएगा, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ही मिलेगा आपको, और किसी के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है। He also acquired on June 10, 2021 the equity shares of Indian company worth ₹1,20,000 which were offered to public for subscription. Useless किसी ने लिख रखा है, कट कर दो ये लाइन, मतलब कि नहीं है भाई साहब। स्पेसिफिक चीज़ें खरीदने पे डिडक्शन मिलता है, वही चीज़ें खरीदने पे कोई डिडक्शन नहीं मिलता, तो इस चीज़ की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसेस for the year 18, 19, 20, 2021 are 280, 289 and 301 respectively. Security transaction tax was not payable. अंडरलाइन कर लो, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वॉज नॉट पेएबल। ये क्या इंडिकेट करता है? अगर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया है तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा है, और अगर आपने पे नहीं किया है एवं बाहर बेचा है, शेयर्स आप बाहर बेचते हो तो इंडेक्सेशन हो सकता है बिंदास।
लेकिन इतना स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचते हो तो इंडेक्सेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद समझाऊंगा, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ एक दो बच्चों की शक्ल एकदम ही ऐसे लटक रही हूँ, ढंग से बैठ जाओ क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है तुम्हारे पीछे, है ना। और हमारी मेहनत दे दें, ठीक है। मेरे को आपकी नींद, आपकी सुस्ती सब उड़ाना आती है और आपका मूड भी अच्छा करना आता है, ठीक है। करो करो सर, करो। तो तनीषा बेटा, 4 चीज़ें पढ़ी है अपन ने, कौन कौन सी, बिना देखे बताना। रेजिडेंशियल हाउस, लिस्टेड डिवेंचर, वाह, नॉन लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स, ओके। 4 चीज़ें बेचिए। एग्जेम्पशन किसके अगेंस्ट में मिल रहा है बेटा? रेजिडेंशियल हाउस के अगेंस्ट में। कितना मैक्सिमम? 50 लाख। इन्वेस्ट किया है 60 लाख, 50 लाख का लल्लू सा क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ इंडेक्सेशन होगा, कहाँ नहीं होगा। सिर्फ डिवेंचर्स के केस में इंडेक्सेशन नहीं होगा, बाकी सब के केस में इंडेक्सेशन होगा। और इंडेक्सेशन तो आप कर ही सकते हो ना, छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है, बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 301। डिवाइड कौन से नंबर से करेंगे मैजिक बेटा? बड़े वाले से डिवाइड कर लेंगे अपन, छोटे वाले से डिवाइड करेंगे। जब खरीदा होगा उस नंबर से डिवाइड कर लेंगे। हाउस खरीदा था 1978 में, मतलब 2001 से पहले, तो 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे अपन, है ना, और उसको 100 से डिवाइड करेंगे। फिर डिबेंचर तो इंडेक्सेशन होता ही नहीं है, तो उसके लिए तो डायरेक्ट 90,000 माइनस कर देंगे अपन। अच्छा, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर ले सकते हैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे इसके, क्योंकि ये भी 2001 से पहले की खरीद है। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी? 1,20,000। तो देखो नीचे सोल्यूशन में 1,20,000 एमआई माइनस कर रखा है, इंडेक्सेशन भी नहीं कर रखा। समझ में आया? और लिस्टेड और नॉन लिस्टेड दोनों का इंडेक्सेशन कर लेंगे। मेरे हिसाब से इंडेक्सेशन करना आपको आना चाहिए। सिखाऊं क्या? हमजा, जकी, सिखाऊं? हाँ सिखाऊं। एक का बता देता हूँ इंडेक्सेशन। किसका बताता हूँ? नॉन लिस्टेड का कर देते हैं। रेसिडेंट का तो लल्लू है, डिवाइड बाय 100 इंटू 301 करना है। जो भी एग्जामिशन, जो भी कैपिटल गेन आएगा वो पूरा का पूरा एग्जाम भी करना है, कर लोगे आप लोग। अगर ये भी नहीं कर पाए तो मेरे सिखाने से भी नहीं आएगा, ठीक है। अपन नॉन लिस्टेड करते हैं। नॉन लिस्टेड कितने में बेचा आपने? देखो ज़रा कितने में बेचा आपने नॉन लिस्टेड? 3rd नंबर वाला कितने में बेचा? 3 लाख में। ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस दे रखे हैं क्या आपको? नहीं दे रखे। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है। नेट सेल कंसिडरेशन 3 लाख। अब माइनस करेंगे, देखो बेटा इंडेक्सेशन कर रहे हैं अपन, बहुत डिफिकल्ट है, ढंग से देखना, ठीक है। माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देख के बताओ कितना है? 1,53,889 मल्टीप्लाई बाय 301, हमारे साल का नंबर, ये तो याद रखना है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज। आपने इसको परचेज किया था नवंबर 15, 2018 में, मतलब 18-19 वाले ईयर में। और 18-19 वाले ईयर का नंबर आपको क्वेश्चन के लास्ट लाइन में सबसे पहला वाला नंबर दे रखा है, कितना? 280। तो डिवाइड बाय 280 करेंगे और टड़े हो गया आपका इंडेक्सेशन 1,65,431। करो माइनस 1,34,569 आ रहा? ठीक, बढ़ूँ मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊँ? हाँ हो जाएगा ये क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने सारी लिखा दी, ठीक है बेटा। उसको कुछ बताना हो तो बता दे, तो अभी मैं टाइम दे रहा हूँ तुमको। बता दिया कि 2001 से पहले की कोई चीज़ होती है तो 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते हैं अपन। कौन से स्कूल में पढ़े थे आप? और कौन है सेंट जोसेफ में यहाँ पे? संजय और जतिन। बस तुम लोगों की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंट जोसेफ में है ना तू? आप लोगों की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि आप सेंट जोसेफ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करोगे। ओके, और इसी के लिए मेरे को डीएवी वाले बहुत अच्छे लगते हैं। डीएवी वाले बच्चे, डीएवी वाले स्कूल्स वाले डिजर्विंग बच्चे को भी सप्लीमेंट्री देते हैं ताकि वो भी थोड़ी और मेहनत करे और अच्छे से पास हो। नहीं, सच में मेरे को अच्छे लगते हैं। माँ बाप ने पैसा दिया है, बच्चे को थोड़ा तो लोड आना चाहिए पढ़ने का। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 27। मिस्टर अशोक सेन्स owns an industrial undertaking in Jaipur. As per the latest industrial policy of the state government regarding town planning and pollution control, the industrial undertaking is shifted to the rural area. The purpose of shifting, in the process of shifting, Mr. Sen sells the asset as under, लिखो सेक्शन 54G। जी माने जीनियस। सेक्शन 54G, सेक्शन 54G में आपको एग्जेम्पशन मिलता था इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी बेच के जो कैपिटल गेन होगा, ये दोनों कैपिटल गेन होए लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी बेच के जो कैपिटल गेन हुआ था वो एग्जेम्प्ट हो सकता है अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, शिफ्टिंग का कोई खर्चा और स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर स्टेटेड बाय द गवर्नमेंट कुछ करते हो तो चारों चीज़ों का मिला के अमाउंट इन्वेस्टेड, और ये अमाउंट इन्वेस्टेड का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करवा देगा आपका लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीन। ज़रूरी नहीं है कि लैंड एंड बिल्डिंग बेच के लैंड एंड बिल्डिंग ही खरीदो, ज़रूरी नहीं है कि लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट इन्वेस्टेड का एग्जेम्पशन लैंड एंड बिल्डिंग में ही मिले, नहीं, क्रॉस वाइस वर्सा भी चल सकता है। आपने सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग बेची और लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों खरीदी तो दोनों का अमाउंट का एग्जेम्पशन आपको अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग मिल सकता है। समझ में आया? तो पढ़ो। छोरे ने बेचा लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर, फर्नीचर पे क्रॉस मार दो, फर्नीचर पे क्रॉस मार दो, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और बेची लैंड तो बाकी सब पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और मैंने उस पर प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और पर्टिकुलर फर्नीचर्स के आगे लगा रखा है डी। डी स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन, कि ये डेप्रिशिएबल असेट है। जो जो डेप्रिशिएबल असेट होते हैं उनकी कॉस्ट का मतलब होता है WDV। उनकी एक्चुअल कॉस्ट मायने नहीं रखती, क्या माइनस करेंगे अपन? WDV माइनस करेंगे। समझ में आया? मैं जब भी बेटा समझ में आया आपको कि जो डेप्रिशिएबल असेट है पहले 3, उनके लिए कॉस्ट इग्नोर करेंगे और उनकी WDV को ही क्या मानेंगे? कॉस्ट। और डेप्रिशिएबल असेट में इंडेक्सेशन भी नहीं होता, तो जो उनकी कॉस्ट है 7,60,000, 8,60,000, 30,000, ये एज इट इज़ क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। समझ में आया? और इन पे जो कैपिटल गेन आएगा वो कौन सा आएगा? शॉर्ट टर्म। 3 खासियत होती है भाई, तीनों खासियत बोल दो। पहला, कॉस्ट क्या लेते हैं अपन? WDV। दूसरा, नो इंडेक्सेशन। तीसरा, शॉर्ट टर्म। WDV, नो इंडेक्सेशन, शॉर्ट टर्म। WDV, नो इंडेक्सेशन, शॉर्ट टर्म। अब जो नहीं बोलेगा उसको मैं बाहर बिठा दूँगा जोर से, ठीक है? ये स्टाइल मेरी थी और मैंने देखा कल अब्दुल्ली सर भी कॉपी मार रहे थे इसको, तो अभी अब्दुल्ली सर पढ़ा रहे ज़ोर से, नाश्ता वाश्ता के और तुम्हें ब्रेक मिल गया था। WDV, पहले मैं बोलूँगा फिर तुम बोलोगे। WDV, नो इंडेक्सेशन, शॉर्ट टर्म, डन। ये खासियत है। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग में, लैंड एंड बिल्डिंग में एक्चुअल कॉस्ट 40,000 है, 2001 के पहले की होगी, तो 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू भी दे रखी होगी, वो फेयर मार्केट वैल्यू को आप कंसिडर कर लोगे और उसका इंडेक्सेशन भी करोगे। ऑल द अफोर्सेड एसेट्स वर एक्वायर्ड बिफोर 1 April 2021, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड ऑन 1 April 2021 वाज 75,000। तो 75,000 को टिक करो, 40,000 को क्रॉस करो। 75,000 का इंडेक्सेशन कैसे करेंगे मैं जब भी बेटा अपन? क्या था पता? 301 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किसे करेंगे? डिवाइड करेंगे 100 से। मेरे पास चॉकलेट है नहीं तो मैं ज़रूर देता आपको। 2001 की वैल्यू ले रहे हैं अपन, 1 या 1 से पहले की वैल्यू लो तो 2001 हमारा बेस ईयर होता है, बेस ईयर का नंबर है 100 और हमारे इस साल का नंबर है 301, तो डिवाइड बाय 100 इंटू 301। पूजा, पूजा, गेट लग रहा है क्या?
पूजा बेटा एक 10 रुपए की चॉकलेट लाना और मेजबी को दे देना, ठीक है? 10 रुपए ज़्यादा नहीं, चलेगा ना बेटा? छोटी सी तो बात बताई तूने। The aforesaid assets were sold on August 10, 2020. Mr. Sen acquired the following assets on May and June 2021. Plant and machinery 24 लाख टिक कर दो, प्लांट एंड मशीनरी टिक कर लो, एग्जेम्पशन मिलेगा। बिल्डिंग 6 लाख टिक कर लो, एग्जेम्पशन मिलेगा। फर्नीचर क्रॉस कर दो, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और लैंड 60 लाख टिक कर दो, एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है? तो जिस जिसका एग्जेम्पशन मिलेगा उसका अमाउंट टोटल करो, 24 + 60 + 6 कितना हो गया? 90 लाख। तो एग्जेम्पशन कितने का मिल जाएगा आपको? 90 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कैपिटल गेन में कैलकुलेट करके बताऊँ आप लोगों को? नहीं करके बता रहा हूँ, चलो आप खुद चेक कर लो सॉल्यूशन में। लैंड का इंडेक्सेशन कर रखा होगा, बाकी किसी का इंडेक्सेशन नहीं कर रखा होगा, सबकी WDV माइनस कर रखी होगी, और टोटल कैपिटल गेन में से 90 लाख एग्जाम्प्ट कर रखा होगा। फर्नीचर को तो बिल्कुल अलग पटक रखा होगा उन्होंने, क्योंकि फर्नीचर के अगेंस्ट में एग्जेम्पशन कुछ भी नहीं मिलता। ओके, आप लोग सॉल्यूशन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। 3 चीज़ों के लिए शॉर्ट टर्म है, 1 चीज़ों के लिए लॉन्ग टर्म है। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और लैंड के अगेंस्ट में एग्जेम्पशन भी है, तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन को उन्होंने प्लस करा, और उसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड 90 लाख रुपीज़ उन्होंने क्या कर दिए? एग्जेम्पशन का माइनस कर दिया। एग्जेम्पशन प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट में मिला, बिल्डिंग के अगेंस्ट में मिला, और बिल्डिंग के लैंड के अगेंस्ट में मिला। फर्नीचर पे हमने क्रॉस मार दिया था, ठीक है? आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सोचो कि सारी चीज़ें हम थाली में परोस के चम्मच से हम ही खिला दें, तो एटलीस्ट चबा तो लो तुम लोग, ठीक है? तो इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इंजेक्शन नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 28। इलस्ट्रेशन नंबर 28 ये भी सिंपल ही है, छोटी मोटी चीज़ें आपको सिखा रहा है। मिस्टर सचिन सोल्ड द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म, और तेरी सिंपल नहीं है ये मोस्ट डिफिकल्ट वाला है। 3 स्टार मार्क कर दो इसके ऊपर, नहीं कर रखे तो 3 भी नहीं 5 स्टार मार्क कर दो इसके ऊपर। चाहिए तुमको? कल मेरे पापा की दुकान पे पड़ी है, पापा की दुकान अभी बंद है, मैं खोल के पूरा डब्बा ले आऊँगा, तेरे को एक दे दूँगा। बाप को लूटने का मज़ा ही कुछ और होता। हटा दो। 29 वाला मैंने क्रॉस करवा दिया था, 29 वाला मैंने क्रॉस करवा दिया था, तो क्रॉस ही मार के रखना आप, मतलब का नहीं है। अब मैं शब्बीर सर से पूछ लेता हूँ कि अगर वो क्लास लेंगे तो मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा है, आधा घंटा जाएगा, बाद में पढ़ेंगे, और अगर वो क्लास नहीं लेंगे तो फिर आधा घंटा आप लोगों का और जाएगा, ठीक है? बेटा आप लोगों ने अगर ये इलस्ट्रेशन नंबर 28 नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ रीड कर लो, एटलीस्ट ये देख लो कौन सा वाला डेटा कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? मतलब नीचे जो इन्होंने 2-3 पॉइंट लिख रखे हैं ना, वो क्या लिख रखे हैं ये समझ लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इस क्वेश्चन में पूरे कैपिटल गेन का सबसे टिपिकल वाला कंसेप्ट अप्लाई होने वाला है, जो अगर एग्ज़ाम में आता है तो 20 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना। ये आज पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद तो कैपिटल गेन वापस से कहीं रिवाइज होगा ही नहीं, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है? वहाँ पे 4-5 स्टार आपने लगा दिए हैं तो याद रखना, और वो स्टार क्यों लगवाए वो सॉल्यूशन में भी मैं स्टार लगवाऊँ कि इस चीज़ की वजह से स्टार लगवाया अपन ने, बता भी देता हूँ मैं किसकी वजह से लगवाया। सेक्शन 54F की वजह से। सेक्शन 54F क्या बोलता है कि आपने कोई सा भी लॉन्ग टर्म असेट बेच के घर खरीदा हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अब होगा क्या, छोरे ने 3 असेट बेच दिए अलग अलग और ख़रीदा अपने लिए घर, तो जो घर का एग्जेम्पशन है वो तीनों में से किसी भी के अगेंस्ट में मिल सकता है, तीनों में से किसी के भी अगेंस्ट में मिल सकता है घर का एग्जेम्पशन। तो किस में से लें ये क्वेश्चन, क्यों? कि जिसमें से भी लेंगे आंसर चेंज हो जाएगा। सर आंसर क्या को चेंज होगा? क्योंकि ये जो 54F का एग्जेम्पशन है ये मिलता है प्रोपोर्शनेट, समझ रहे हो आप? प्रोपोर्शनेट में नीचे आता है नेट सेल कंसीडरेशन। अब अगर तीनों असेट के नेट सेल कंसीडरेशन अलग अलग होंगे तो तीनों का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा तो एग्जेम्पशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा। अमाउंट इन्वेस्टेड एक ही है, लेकिन उसको मैं ए में अप्लाई करूं तो एग्जेम्पशन कुछ और आ रहा है, बी में अप्लाई करूं तो एग्जेम्पशन कुछ और आ रहा है, सी में अप्लाई करूं तो एग्जेम्पशन कुछ और आ रहा है। तो आप कौन सा वाला एग्जेम्पशन चूज़ करोगे? सर जहाँ पे एग्जेम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा हो वही चूज़ करोगे आप। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो अमाउंट इन्वेस्टेड है इसको मैं किस पे अप्लाई करूं कि मेरा एग्जेम्पशन का अमाउंट क्या है? मैक्सिमम। ये वाला कंसेप्ट इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाता है।
वरना ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखा जाए तो देखो इसमें आपको डायरेक्टली इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखी है, इंडेक्सेशन भी नहीं करना क्योंकि आपको सिखाया ही उसने सिर्फ ये प्रोपोर्शनेट वाला एग्जामेशन है और कुछ नहीं। इंडेक्सेशन भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी करते हैं। पहला क्या है आपका गोल्ड, कितने में बेचा 5,40,000। ट्रांसफ़र एक्सपेंस कितना है 40,000। हिंदी मीडियम 40,000, गंवार साला 5 लाख रुपए। नेक्स्ट 2,70,000 कितना है 20, बचा कितना 2,50,000। हाँ तो जानबूझ के बोलेगा आप। लैंड कितना 7,60,000। ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस 60,000, बचा कितना 7 लाख। ओके, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलो कितना कितना है 2,03,000। 1,62,400। 4,06,000। इम्प्रूवमेंट नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो कैपिटल गेन तो आपका यूं ही निकल आएगा। कितना बचा 2,97,000। 1,62,000 तो 12 और माइनस हो जाएंगे तो 1,87,600 और यहाँ हो जाएगा 2,94,000। डन। आपको पूरा 251 गया। देखा जाए तो आपको क्वेश्चन समझ में आए कि ना आए। हाफ क्वेश्चन तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, कम से कम 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आपको। 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, हो सकता है बच जाओ फेल होने से। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। मिस्टर सचिन owned one residential house property on 15 February 2021, being the date of transfer of aforesaid assets. He has invested in the following assets after 31st March 2021 up to 31st July 2021. अच्छा, पहली वाली लाइन क्यों बोली कि जिस दिन उसने ये सारे असेट्स ट्रांसफ़र करे उसके पास ऑलरेडी एक घर था। ये बात क्यों बोली उसने? क्योंकि सेक्शन 54F का ये कंडीशन है कि पुराना और नया घर मिला के 2 घर हो सकते हैं, चलेगा। तो कह रहा है पुराना तो एक घर था, अब वो आगे कहेगा कि हमने एक घर और खरीद लिया, 2 हो गए, एग्जेम्पशन मिल सकती है। लेकिन ऑलरेडी अगर 2 मकान है और तीसरा और खरीद के एग्जेम्पशन लेना चाहो तो फिर नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 2 हाउसेज अलाउड है, ओल्ड और न्यू मिला के, ठीक है। ओके, फिर वो कह रहा है अगली लाइन में उसने बोला कि उसने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं ये 31 जुलाई से पहले पहले किए हैं। ये 31 जुलाई उसने पता है क्यों बोली? क्योंकि 31 जुलाई होती है रिटर्न फाइलिंग की डेट। और सेक्शन 54EC जो अभी अपन पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए, सेक्शन 54EC NHAI और RECL के जो बॉन्ड खरीदने होते हैं ना आपको, वो रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले पहले खरीदने होते हैं। इन्वेस्टमेंट करना होता है तो रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले पहले इन्वेस्ट करना होता है, नहीं तो पैसा कहाँ जमा कराना होता है? कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कराना होता है। तो ये बता रहा है कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं ना वो सारे 31 जुलाई रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले पहले कर दिए, मतलब हम एग्जेम्पशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। आगे क्या बोल रहा है वो? सर हमने खरीदे हैं NHAI और RECL के बॉन्ड 240 और 120, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स और 6 ईयर। सर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स होने चाहिए, 6 ईयर है तो सोने पे सुहागा, तो दोनों का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 54EC अश्विन, 54EC का एग्जेम्पशन कौन सा असेट सेल करने पे मिलता है? अभी पढ़ा बेटा अपन ने एक क्वेश्चन पे। हुसैन, हाँ बॉन्ड्स और लपड़ गया, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ सारे बेकार। मतलब ऐसा लगता है क्लास में पेट्रोल छिड़क के सबको जिंदा जला दूँ तुम लोगों को। ओनली लैंड एंड बिल्डिंग बेच के RECL और NHAI के बॉन्ड खरीदोगे तो एग्जेम्पशन मिलेगा। प्लीज़ भाई हाथ जोड़ता हूँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो अभी 5 मिनट पहले पढ़ा है वही याद नहीं है तुमको, तो अगले महीने एग्ज़ाम तक खाक दोगे तुम लोग। प्लीज़ इतना भी कैजुअल मत लो इन चीज़ों को, मेहनत लगेगी तुम्हारी। और हम आपको सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहे, पर तुम्हारा तो ये क्या बोले हम, बहुत कीमती नॉलेज होती है ये, बहुत कीमती। आपको आगे भी आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। आपको पता नहीं है कि आप छोटा सा कोई रूल कहाँ बोल दो और किसी पे क्या इंप्रेशन पड़ जाए और आपका कैरियर कहाँ पहुँच जाए। और प्रैक्टिकल नॉलेजेस सारी बहुत काम आती है। मुझे अभी तक मेरी लाइफ की पढ़ी हुई चीज़ें मैं प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ कि हाँ मैंने वो पढ़ा था तो आज काम आ रहा है। मतलब आप इसको कैजुअल, आपने BCom को बिल्कुल ही ऐसे समझ रखा है कि हाँ हम होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। एटलीस्ट नॉलेज की तो कदर करो।
और किसी और की ना करो, अपने टाइम की तो कदर करो तुम लोग कम से कम। तुम्हारा भी तो टाइम जा रहा है, वेस्ट क्यों कर रहे हो इसको, कुछ सीख ही लो इससे। 54 EC का एग्जेम्पशन लैंड एंड बिल्डिंग बेचने पे ही मिलता है, और 3 असेट्स में से लैंड ही अकेली है अपने पास। इन दोनों के अगेंस्ट में तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है ही नहीं। तो पूरे 3,60,000 का एग्जेम्पशन कहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा। 240 और 120 कितना हो गया, 360। तो सेक्शन 54 EC 3,60,000 में से 2,94,000 पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 120 240 है ना। इसमें सॉल्यूशन गलत कर रखा है आपका, ऊपर 760 क्वेश्चन में 760 दे रखा है, सॉल्यूशन में 860 दे रखा है। तो मैं सॉल्यूशन वाला अमाउंट लेके चलता हूँ तो ही आंसर मैच होगा। अच्छा, इसमें आगे कुछ दे रखा है क्या, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? हाँ, नीचे दे रखा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे अपन, ठीक है। 8,60,000 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का भी रूल बता दूँ मैं आप लोगों को, वो आप अगले ही मिनट भूल जाओगे, फिर भी बता देता हूँ। लैंड के अगेंस्ट में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का रूल सुन लो आप। स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू का रूल है कि अगर आपने जो लैंड बेची है उसका अगर मैं 110% निकालूँ और वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी कम आ रही है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे। ऐसा रूल क्यों है ये सुन लो। ज़मीन जायदाद बेचते हैं तो लोग बाग बेचते ज़्यादा में है, पेपर कम के बनाते हैं, ताकि क्या हो, टैक्स की लायबिलिटी कम आए कि हमने तो कम में बेची। बेचेंगे 1 करोड़ में, पेपर बनाएंगे 50 लाख के, ताकि क्या कहेंगे हमने तो 50 लाख में ही बेची, बाकी का 50 लाख 2 नंबर में ले लेंगे कैश में, तो टैक्स की लायबिलिटी क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। सरकार ये बात जानती है, पर पकड़े कैसे, तो सरकार ने एक रूल बना दिया कि जितने में आपने बेचा, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी कम में बेची है तो कहीं ना कहीं आप क्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो हम तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को मान लेंगे। तो नॉर्मल वाला रूल तो क्या है, 7,60,000 और 860 विच एवर इज हायर 860। पर इस रूल में एक माइन्यूट सा चेंज है, वो क्या है कि ये जो विच एवर इज हायर वाला रूल है ये एप्लीकेबल कब होगा कि अगर दोनों में जो गैप है वो 10% से ज़्यादा होगा। तो अगर दोनों का जो गैप है, अगर मैं यूँ मानूँ कि बेचा मैंने 7,60,000 में और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही है 8 लाख, सर 40,000 का ही तो फ़र्क है, इतना तो प्रॉपर्टी की डील करने जाते हैं तो वहीं बार्गेन हो जाता है। हमें गरज थी बेचने की तो बेच दिया हमने 760 में, कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो गलत है। 760 के बदले में 8 लाख पे आप लोगे तो सरकार ने कहा ठीक है, अगर दोनों वैल्यू में 10% का मार्जिन होगा तो रफा दफा करो 7,60,000 चलेगा, लेकिन अगर मार्जिन 10% से भी ज़्यादा होगा तो फिर तो ज़्यादा वाली वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। तो देखा अपन ने 7,60,000, इसमें करो प्लस 10%, कितना आया 8,36,000। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 836 से अंदर अंदर है तो 760 ही चलेगा, लेकिन अगर 830 से ज़्यादा है, 860 है, तो फिर तो 860 लेना पड़ेगा। मैंने ले लिया 860, डन। 860 ले लिया तो यहाँ पे अब वैल्यू आएगी 3,94,000। 3,94,000 में से सेक्शन 54 EC एप्लीकेबल हो जाएगा। 2.4 प्लस 1.2 3,60,000, 34,000 इसका बचा, डन। अब हमें सर सेक्शन 54F एप्लीकेबल करना है। अब सेक्शन 54F एप्लीकेबल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो घर खरीदा कितने में खरीदा, 1,40,000 रुपये में मात्र। तो यार हमारे पास तो ऑप्शन आ गया कि ये जो 1,40,000 रुपये मैंने दिए ये किस में से दिए, इस 5 लाख में से दिए, इस 2.5 लाख में से दिए, कि इस 8 लाख रुपए में से दिए, क्योंकि एग्जेम्पशन तीनों के लिए एप्लीकेबल है, तीनों में से किसी में का भी एग्जेम्पशन ले लेंगे। और अगर ये एग्जेम्पशन सिंपल वाला होता, कंपैरिजन वाला, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। 1,40 विच एवर लोअर है, कहीं पे भी दे दो आप, 1,40 का एग्जेम्पशन यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहाँ आई सर, एग्जेम्पशन किसके अगेंस्ट में मिलेगा, प्रोपोर्शनेट। किसका प्रोपोर्शनेट, नेट सेल कंसिडरेशन का। तो किसी का नेट सेल कंसिडरेशन क्या है, किसी का क्या है, प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा तो कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन भी क्या हो जाएगा, चेंज। और मैं एग्जेम्पशन लेना चाहता हूँ मैक्सिमम, तो याद रखना आपका 54F का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल गेन अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड। अब आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डिराइव करो, ऑब्जर्व करो।
इसमें अमाउंट इन्वेस्टेड तो सेम है, कितना 140। कोई से भी केस में ले लो, अमाउंट इन्वेस्टेड तो कॉमन है, तो जो प्रोपोर्शन चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा? कैपिटल गेन अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन की वजह से। तो आप निकालो कैपिटल गेन अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, प्रोपोर्शन निकालो, जिसका प्रोपोर्शन ज़्यादा हुआ अप्लाई कर दो। तो देखो सॉल्यूशन में पेज नंबर 453 में ये परसेंटेज करके निकाल रखी है आपको, और इसी की वजह से ये डिफ़िकल्ट है कि पहले एग्जेम्पशन निकालने से पहले आपको रैंकिंग देनी पड़ेगी। वो रैंकिंग आपका पेज नंबर 453 में अलग से टेबल बना के कर रखी है कि पहले का आया कैपिटल गेन 297 डिवाइड बाय 5 लाख, कितना हो गया? 59.4%। 297 डिवाइड बाय 5 लाख, 87 डिवाइड बाय 2 लाख 50 था, कितना हो गया? 35.4%। क्वेश्चन में एक गलती और कर रखी है, उन्होंने अब कंपेयर कर रखा है 394 और 8 लाख को। मैं नहीं करूंगा क्योंकि 394 में 360 तो वैसे भी एग्जेम्प्ट हो ही रहे हैं ना, है ना? कितने बचे? 34। तो मैं 34 डिवाइड बाय 8 लाख करूंगा, कितना आया? करो कितना आया? बहुत कम आएगा जानता हूँ, कितना है? 4.25%, क्योंकि मैक्सिमम तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट हो ही चुका है। डन। अब रैंकिंग निकली, तो पहली रैंक किसकी निकली? यहाँ। तो पहले मौका किसको मिलेगा? इसको। आपके पास कितने थे? 5 में से आपने 140 इन्वेस्ट कर दिए। फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप लोग, कैपिटल गेन 2,97,000 अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1,40,000, कैलकुलेट करो कितना हुआ? कितना? 160 का एग्जेम्पशन माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी मैच हो जाएगा, देखते रहो। ठीक है याशिका, आ रहा है? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। इसमें एक डिफ़िकल्ट केस और आता है, वो मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता पढ़ा के, वो मैं भले ही आपको कल बता दूंगा। ठीक है, आप इसका फ़ोटो ले लेना। बाय, टाटा, सी यू। वर्किंग नोट ज़रूर पढ़ना इसकी, और प्लीज़ टेक इट सीरियसली।